हेलो एंड वेलकम टू जेके सर्विसेज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। इससे पहले जो हमने वीडियो डिस्कस किया उसमें हमने कोऑपरेटिव मूवमेंट इन वर्ल्ड और इसके अलावा ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा, आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पाए कि कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो एवोल्यूशन है, किस तरह से यूरोप में स्टार्ट होते होते बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरफ चला आया। चलिए गाइस शुरू करते हैं। द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। Cooperation indicates association of individuals to secure common economic end by honest means। जैसे कि हमें पता है कि कॉपरेशन किस चीज़ को कहते हैं। ये एक एसोसिएशन होती है मेंबर्स की। किस लिए एसोसिएशन बनाई जाती है? ताकि वो अपने कॉमन इकोनॉमिक एंड्स यानी इकोनॉमिक नीड्स को पूरी कर सके। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, द आइडिया ऑफ यूजिंग कॉपरेशन फॉर फाइटिंग रूरल इंडेपेंडेंस केम फ्रॉम द सजेशन ऑफ मिस्टर फ्रेडरिक निकोलसन, ए मद्रास सिविलियन। इंडिया में जो आइडिया कोऑपरेटिव मूवमेंट का उठा वो कहाँ से उठा? इट वाज गिवन एज अ सजेशन। एक मद्रास सिविलियन था, ही वाज मिस्टर फ्रेडरिक निकोलसन, एक पब्लिक सर्वेंट था। उसने आइडिया बताया कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। बिफोर कि मैं इस स्टेटमेंट को आपको समझाऊं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज जो यूरोप में बना कोऑपरेटिव मूवमेंट के शुरू होने का, दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उसमें हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने किस तरह से स्मॉल पीजेंट्स को अफेक्ट किया और इसके अलावा उनकी जो लाइवलीहुड्स थी वो रिस्क पे आ गई। लेटर ऑन हमने पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने खाली जो है आर्टिजन्स को ही रिप्लेस नहीं किया, बल्कि इसके अलावा जो वो प्रोडक्ट्स भी बनाया करते थे उनकी भी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। अगर हम इसके बरक्स इंडिया की बात करेंगे तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो इंडिया में बना कोऑपरेटिव मूवमेंट के शुरू होने का, दैट वाज रूरल इंडिपेंडेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडिया इज़ एन एग्रेरियन कंट्री, यानी ये देश है जहाँ पे किसान सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो इकॉनमी का मेजर चंक है, जो इकॉनमी का मेजर पार्ट है, वो लोग हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं। और ब्रिटिश के टाइम पे आपको पता भी होगा कि किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। एक तरफ से एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी कि वो टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा ले रहे थे, दूसरी तरफ से एक्सप्लॉयटेशन मनी लेंडर्स की थी जो लोगों को कर्जा दे के इस तरह फंसाया करते थे कि वो कभी उस कर्जे से बाहर ही नहीं आते थे। हालांकि इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे, बट एक कंपैरिजन मैं करवाना चाहता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग समझ पाए द रीज़न फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम द एग्रीकल्चर। यानी जो लोग खेतीबाड़ी में काम करते थे उनकी परेशानियों का सल्यूशन के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, द आइडिया ऑफ यूजिंग कोऑपरेशन फॉर फाइटिंग रूरल इंडिपेंडेंस केम फ्रॉम द सजेशन ऑफ मिस्टर फ्रेडरिक निकोलसन, एक मद्रास सिविलियन था, हु आफ्टर स्टडीज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑफ यूरोप especially of Germany strongly recommended the establishment of cooperative credit societies in India। जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया, हमने देखा कि जर्मनी में कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी थी। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किन को कहते हैं? जो उधार पे पैसा देते हैं किनको? जिनको ज़रूरत होती है। और उसी आइडिया को इन्होंने, जो फ्रेडरिक निकोलसन ने बताया, उसने देखा कि इंडिया में इंडेपेंडेंस यानी यहाँ पे जो एग्रेरियन इकॉनमी है, जो ज़मींदार पेश लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूबे पड़े हैं और एक विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। क्यों ना हम यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट लाए ताकि इनमें जो ये कर्जा पे, जो ये कर्जे में गिर गए हैं, जो इन पे कर्जा चढ़ गया है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव निकला। In his opinion, cooperative societies offered a solution for bringing to the peasants that continued over fluctuating credit which he needed। यानी इसका मतलब है कि इसने फ्रेडरिक निकोलसन के नज़दीक जो इस रूरल इंडिपेंडेंस यानी जो कर्जा है, इसका जो संविधान था, इसका जो सल्यूशन था, वो यही था कि हम एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इंडिया में लाए। On the basis of his recommendations, the
कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट ऑफ 1904 वाज पास्ड। इसी फ्रेडरिक निकोलसन के बिना पे, यानी जो इसने सजेशंस दी, इसी को नज़र रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया लॉ दैट वाज क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1904। इस वीडियो में मैं आपको लेजिस्लेशन नहीं पढ़ाऊंगा, जो लेजिस्लेशन एंड डिफरेंट जो कमिटीज़ आई है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड, जो हमारा सिलेबस में एक अलग सा टॉपिक है, उसको हम आगे वाले वीडियोस में सेपरेटली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ बात आप समझिएगा कि जो फ्रेडरिक निकोलसन की रिकमेंडेशन थी, ऑन दैट वेरी रिकमेंडेशंस क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904 पास किया गया। देखिए, जब इससे पहले कि क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट पास हुआ, ऐसा नहीं है कि इंडिया में कॉरपोरेशन नहीं थी। इंडिया की जो सोसाइटी है यहाँ पे कॉरपोरेशन नहीं थी, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की कॉरपोरेशन पहले ही थी। लेकिन हम कोऑपरेटिव मूवमेंट किस चीज़ को कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया इससे पहले वीडियोस में, हम कोऑपरेटिव मूवमेंट उस चीज़ को कहते हैं जब कोऑपरेटिव के प्रिंसिपल्स हम फॉर्मल तरीके से एक सोसाइटी पे अप्लाई करते हैं। इससे पहले फॉर्मलाइज्ड तरीके से कोई प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता था, लेकिन कॉरपोरेशन सोसाइटी लेवल पे थी। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। इवन बिफोर फॉर्मल कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स केम इनटू बीइंग थ्रू द पासिंग ऑफ लॉ, द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेशन एंड कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ वेर प्रिविलेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। वैसे ही मैंने बताया कि बिफोर की एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया, इससे पहले भी मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनी थी जो मुल्क के मुख्तलिफ पार्टों में कॉरपोरेशन के ज़रिए काम किया करते थे। विलेज कम्युनिटीज़ जो गाँव में आपस में कमिटीज़ बना करती थी, कलेक्टिवली क्रिएटिंग परमानेंट एसेट्स लाइक विलेज टैंक्स बनाया करते थे। मिल बांट के चलो एक टैंक बनाए, बरसात का मौसम में पानी जमा हो जाएगा, इसके बाद खुद को ये पानी यूज़ करेंगे, अपने मवेशियों को देंगे, अपनी खेती बाड़ी में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह विलेज फॉरेस्ट्स बनाए जाते थे जिनको कहा जाता था दीवारी और वनारी। इसी तरह से मुख्तलिफ लोग ऐसे भी थे जो आपस में पैसे जमा करके एक दूसरे की हेल्प करते थे। जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में फंड चिट बनाया गया, ट्रावनकोर में क्यूरीज बनाए गए और कोल्हापुर में बिशीज़ बनाए गए। दीज आर द लोकल नेम्स जो दिए गए थे इन कोऑपरेटिव जो कॉपरेशन सोसाइटीज़ बना करती थी एक लोकल लेवल पे, उनको दिया करते थे। लेकिन असल में क्या रीज़न बना कि इंडिया में फॉर्मलाइज्ड तरीके से एक कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हो गई। जैसे मैंने कहा, यहाँ का एग्रीकल्चर वाज इन डिस्ट्रेस। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सोसाइटी थी इंडिया की, जो फार्मर का हाल था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा। बिफोर द ब्रिटिश एडवेंट टू इंडिया, इससे पहले कि ब्रिटिश इंडिया में आए, जो एग्रीकल्चर इंडिया का था वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था। क्यों प्रॉस्परस था? यहाँ के लोग अपने लिए काम कमाते थे, खाते थे और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। लेकिन जो ही ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आई तो उसके साथ क्या हो गया, ब्रिटिश ने कंटिन्यूसली टैक्सेस अपनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने जो है प्लांटेशन शुरू कर दी। एक स्पेसिफिक क्रॉप को मंगाते, जैसे आपको पता है इंडिगो रिवोल्ट हुआ था, जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश का जो अप्रोच था टुवर्ड्स एग्रीकल्चरिस्ट्स यानी फार्मर्स की ओर, जो ब्रिटिश का अप्रोच था वो बस ये था कि उनके अपने मीन्स पूरे हो जाए, उनका जो अपना मतलब था वो पूरा हो जाए। जो भी हाल एक किसान का था, चाहे वो कर्जे में डूबे, उसका खेती कभी बरसात नहीं हुई, पानी नहीं आया, कहत साली उड़ गई, वो वापस में कर्जे में पड़ जाता था क्योंकि बच्चों को पालना था। तो इस तरह से वो ज़मीन को गिरवी रखते रखते अपनी प्रॉपर्टी भी खो देता था। तो यही हम स्टेटमेंट इस वाले में डिस्कस करेंगे। द एग्रीकल्चर कंडीशन एंड एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स टू प्रोवाइड फाइनेंस टू एग्रीकल्चरिस्ट्स ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ 19th century led to mounting distress and discontent. The Famine Commission of 1880 and 20 years, the Famine Commission of 1901 both highlighted the deep indebtedness of the country's farmer, resulting in many cases in his land passing into the possession of money lending classes. देखिए, इंडिया में दो ड्रॉट आए। वन वाज आई थिंक 1779 में एक आया, एक कहत साली आ गई। और जब ये कहत साल आ गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया फेमाइन कमीशन का, फर्स्ट फेमाइन कमीशन 1880। अगेन 1799 में और एक कहत साली आ जाती है, तो उसके बाद गवर्नमेंट और एक कमीशन बिठाती है जो 1901 में बनती है।
इन दोनों कमीशंस की जो रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट के बिना पे इन्होंने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट काज जो है यहाँ पे फार्मर्स में, दैट इज़ डीप इंडेप्टनेस, ये बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबे पड़े हुए हैं। और इस वजह से क्या हो जाता है, जब ये कर्जे में पड़े हुए हैं, इनको जो पैसे दे देते हैं वो धीरे धीरे इनकी ज़मीन हड़प लेते हैं और किसान का हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि यही वजह था कि जब ये माउंटिंग डिस्ट्रेस था, किसान का हाल बुरा था, टैक्सेस नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो डेक्कन में रिवोल्ट्स उठ गए और इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रिवोल्ट हो गए इसके खिलाफ। यही बैकग्राउंड, ये एक बैकग्राउंड है इस सब का कि पहले फेमाइन कमीशन का भी रिकमेंडेशन आया, फिर सेकंड फेमाइन कमीशन ने भी रिकमेंडेशन दिया, फिर जो ब्रिटिश सिविलियन मैद्रास था फ्रेडरिक, उसने भी बताया कि रूरल इंडेपेंडेंस बहुत ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है इंडिया में, किसके लिए, जो है फार्मर्स की बुरी हालत के लिए। इसी वजह से ये एक्ट जो पास हुआ, जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी, ये वाला एक्ट, क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट 1904, इसी के बिना पे जो है गवर्नमेंट ने पास कर दिया। मूविंग अहेड, अब हम कोऑपरेटिव हिस्ट्री, जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की है, फॉर्मली इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैंने आपको एक कंपैरिजन देने की कोशिश की ताकि आप समझ पाए जो वेस्टर्न यानी यूरोप में कोऑपरेटिव मूवमेंट का रीज़न बना और जो इंडिया में कोऑपरेटिव मूवमेंट के स्टार्ट होने का रीज़न बना, ये डिफरेंट रीजंस थे। हालांकि मोटिव दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का यही है कि वो अपने मेंबर्स को सर्विस दे, मगर वहाँ रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन था, यहाँ हमारे इंडिया में जो रीज़न था दैट वाज रूरल इंडेप्टनेस, यानी जो लोग कर्जे में डूब जाते थे, उस वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। नाउ हम फॉर्मली इस चीज़ को समझेंगे। जो हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इन इंडिया है, इसको हम दो हेडिंग्स में समझेंगे। द फर्स्ट इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज़ 1947 से पहले, आज़ादी से पहले कैसे कोऑपरेटिव मूवमेंट इवॉल्व होती गई, और द सेकंड पार्ट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बदलाव आए, जो अभी हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्ट्रक्चर है ये कैसे इवॉल्व हुआ, और क्या प्रोज थे, क्या कॉन्स थे, इसको हम डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बिफोर 1947, the division between have and have nots, like in any other country, has persisted in India for centuries. जिस तरह से गरीब मुल्कों में, एक डेवलपिंग मुल्क में डिफरेंस होती है उन लोगों में जो पैसे कमाते हैं, जिनके पास ज़मीन जायदाद होती है, और वो लोग जो मज़दूरी करते हैं, ये डिवीज़न जो सोसाइटी में था, जिस तरह बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में था, इसी तरह इंडिया में भी था, और ये सेंचुरी से चलता आ रहा था। लेकिन ये वाला डिवीज़न जो एक उस शख्स में था जो गरीब था और वो जिनके पास पैसा था, ये गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। कहाँ पे? ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, और पर्टिकुलरली इन रूरल इंडिया। The situation was more glaring during the turn of century when the colonial rule was at its peak and the demand for self-rule was fast gaining momentum. ये जो डिफरेंस थी इनकम में, किन में, जो लोग मज़दूर थे और जिनके पास पैसा था। हालांकि इंडियन सोसाइटी में एज एन डेवलपिंग कंट्री ये पहले ही थी, लेकिन जो ही कॉलोनियल रूल आया तो ये गैप बढ़ती गई, गरीब गरीब से गरीब होता चला गया, अमीर अमीर से अमीर होता चला गया। जैसे कि मैंने पहले बताया, हिस्टोरिकली इंडिया हैज़ बीन एन एग्रीकल्चरल कंट्री with majority of its population dependent on agriculture and allied activities for survival. हिंदुस्तान अभी भी, इससे पहले भी, इज़ एन एग्रीकल्चर कंट्री। इन द पास्ट इट वॉज एन एग्रीकल्चरल कंट्री एंड राइट नाउ वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री। तो मसला क्या था, इससे पहले जो एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी होती थी, दैट वाज ऑफ सबसिस्टेंस लेवल, यानी उतना उगाया जाता था जितना वो खुद को खाते थे, अपने बच्चों को देते थे और ज़िंदा रहते थे। ये सारा कारोबार खाना पीना किस पे था? इट वाज ऑन डिमांड एंड सप्लाई एंड वाज सस्टेन्ड बाय सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, यानी गांव में यूजुअली इतना निकल ही जाता था
कि वो खुद को खाए, अपने बच्चों को दे, क्योंकि ट्रेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उसका रीज़न ये था कि एक्सपोर्ट्स नहीं थे। जब एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या बेच रहे क्या नहीं बेच रहे, आपको बस अपना पेट पालना है। और बिफोर ब्रिटिश यहाँ पे आया, विलेज इकोनॉमी कुछ हद तक जो थी दैट वाज ऑन सबसिस्टेंस लेवल, यानी पकाते थे और खाते थे, जो है धान उगाया करते थे, फार्मर्स अपनी खेती बाड़ी करा करते थे और उसका जो आउटपुट मिलता था वो खाया करते थे। ये बात है बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया। हालांकि जो मिडीवल टाइम था, द एग्रीकल्चर वॉज वेरी प्रॉस्परस इन इंडिया, कुछ सरप्लस भी बच जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे एग्रीकल्चर की हालत थी वो बिगड़ी तो नहीं थी, बट इतनी थी कि वो अपने खाने पीने के लिए, अपने बच्चों के लिए इतना उगा पाते थे कि वो सबसिस्टेंस लेवल पे ज़िंदा रह सके। फार्मर्स ओड कल्टिवेबल लैंड and grew whatever they wanted to or were required by the village, paid a certain share of harvest as a tax and retained the balance to meet their own requirements। कैसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर था? जो ज़मींदार था वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक whatever they wanted, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपने ज़मीन पे फसल बोया करता था। इसके अलावा उसी फसल में से कुछ हार्वेस्ट टैक्स दिया करता था और जो कुछ बचता था उससे अपनी ज़रूरतों को पूरा करता था। This was the situation when India passed under the colonial rule. Britishers brought with them the land ownership pattern that existed in the country and went all out to establish the same in India. जब ब्रिटिश इंडिया में आया तो उनका मकसद क्या था? उनका मकसद था कि वो पैसा कमा के ब्रिटेन ले जाए। उनका मकसद खाली प्रॉफिट था। तो उन्होंने क्या काम किया? They started to introduce land ownership pattern। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, परमानेंट कॉर्नवेल्स का परमानेंट सेटलमेंट आया, फिर हमारा जो है महलवारी सिस्टम आया, इसी तरह इजादारी सिस्टम आया। तो ये जो डिफरेंट सिस्टम्स थे लैंड ओनरशिप के, ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए, जो कि इस कंट्री में इससे पहले नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ? दे क्रिएटेड ए क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स थ्रू परमानेंट सेटलमेंट हु ओन्ड बट डिड नॉट टिल द लैंड एंड कलेक्टेड द रेवेन्यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपको पता है परमानेंट सेटलमेंट जो लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने इंट्रोड्यूस किया था, उसमें क्या किया था कॉर्नवेलिस ने? उसने काम किया, जो एक लैंडलॉर्ड है इसको चुना और बताया कि देखो तुम्हारे अंदर मान लो ये 10,000 कनाल 10,000 हेक्टेयर ज़मीन है, मुझे इतना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स दे दो और आप ये टैक्स इन लोगों से ले लो। ये लैंडलॉर्ड से कहने लगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है कि आप टैक्स जो है फार्मर से लेना शुरू कर दो। ये ऐसा सिस्टम इससे पहले इंडिया में नहीं था। तो व्हाट डिड दिस डिड, जो ये लैंडलॉर्ड था जो खुद उगाया नहीं करता था, इसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ज़मींदारों से लूटना शुरू कर दिया। फार्मर्स डिड नॉट हैव ओनरशिप राइट ओवर द लैंड। जैसा कि आपको पता है जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें जो फार्मर्स के हक थे ज़मीन के वो चले गए, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया लैंड ओनर को ही कि तुम्हारी ही सारी ज़मीन है, आपको और हमारा मसला है, तुम हमें टैक्स दो, तुम अपना पैसा जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट करो, तुम ये जो एक्सट्रैक्ट है ये फार्मर से करो। द ओनरशिप राइट प्रोवाइडेड फॉर सेल और मॉर्टगेज ऑफ लैंड हिथिरटो अननोन इन इंडिया। तो यानी जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट इससे पहले इंडिया में था वो इससे पहले नहीं था, यानी ज़मीन थी अपनी, उस पर वो उगाया करते थे और उसके बाद जो है अपना पेट पालते थे, अपने बाल बच्चों का पेट पालते थे। लेकिन जो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हिथिरटो, इससे पहले इंडिया में पता नहीं था किसी को, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फार्मर्स वर अलाउड टू कल्टिवेट लैंड ऑन पेमेंट ऑफ सर्टन प्री डिटरमाइंड टैक्स टू द लैंडलॉर्ड विच हैड नो बियरिंग विद द सक्सेस और फेलियर ऑफ क्रॉप इन द ईयर। अगर इन्होंने डिसाइड किया कि आपको 40% टैक्स देना है जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे, चाहे आप जो है क्रॉप आपका फेलियर हो जाए, चाहे आपका जो है जो खेती बर्बाद हो जाए, खेती ज़्यादा हो जाए, इनको इस बात से कोई नहीं गरज था। In fact, often the rate of taxation was so oppressive that after payment of tax very little was left for the peasants' family to keep their body and soul together। इस कदर जुल्म था और एक्सप्लॉयटेशन थी कि ये जब इनसे लिया करते थे, ये जो इनका टैक्सेशन का सिस्टम था, कुछ ही बचा रहता था ताकि वो अपने बच्चों और ख़ुद को खा सके।
Alienation to the ownership right also took away from the farmers right to decide what crops were to be grown. The government or the landlord decided it. जैसे कि मैंने पहले ही कहा, क्योंकि जब अब लैंडलॉर्ड को बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के नज़दीक कि तुम इस ज़मीन के मालिक हो, तुम हमें टैक्स दो, इससे पहले फार्मर्स तक ये बात थी कि देखो भाई हम क्या पकाएंगे, क्या उगाएंगे, कौन सी खेती करेंगे। अब उनके पास ये राइट ही नहीं था, और राइट ही नहीं थे, क्योंकि अब डिसाइड कौन करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। डिसाइड कौन करता था? लैंडलॉर्ड डिसाइड कर रहे थे। मैं आपको क्या बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या हालत एग्रीकल्चर की थी। आप कहेंगे सर क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने ऊपर डिस्कस आपके साथ किया कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वॉज एग्रीकल्चर। रूरल इंडेप्टनेस थी। अब हम रूरल सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इंडिया में रूरल इंडेप्टनेस थी, इसका मूल वजह क्या था, जो रूट काज क्या था। तो रूट काज हम देखते आ रहे हैं, इट वाज ब्रिटिश, देन वाज द एक्सप्लॉयटेशन बाय द लैंडलॉर्ड्स, उनके बाद जो उनका स्ट्रक्चर था टैक्सेशन का वो ऑप्रेसिव था। आपको पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है यूरोप में हो गया था, और उसमें क्या चाहिए थे? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत थी। अब ब्रिटिश रॉ मटेरियल कहाँ से लाया? तो इट स्टार्टेड टू लुक टुवर्ड्स इट्स कॉलोनीज़, यानी जो ब्रिटिश की कॉलोनीज़ पूरे वर्ल्ड में थी, इन्होंने रॉ मटेरियल्स जो है अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए इन कॉलोनी से देखना शुरू कर दिया। क्योंकि इंडिया वॉज ऑल्सो इन कॉलोनी, मोर एंड मोर एग्रीकल्चर लैंड वॉज बॉट अंडर कल्टिवेशन ऑफ दीज क्रॉप्स। यानी ब्रिटिश को जो रॉ मटेरियल चाहिए था, ये ज़्यादा ज़मीन उसी के अंदर लाया करते थे। और जैसे कि आपको पता है कि जूट एंड इंडिगो कल्टिवेशन रिप्लेस्ड सीरियल्स एंड पल्सेस। एग्रीकल्चर चेंज्ड फ्रॉम सबसिस्टेंस टू प्रॉफिटरिंग। इससे पहले क्या उगाया करता था? सीरियल्स, पल्सेस, दालें उगाया करती थी, खाने पीने की चीज़ें उगाया करती थी। लेकिन अब ब्रिटिश को चाहिए क्या था? उनको जूट चाहिए था, उनको इंडिगो चाहिए था। इसलिए उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने यहाँ के एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश की, ताकि वो अपनी डिमांड्स, अपने मतलब को पूरा कर सके। और इसका रिज़ल्ट क्या था? जो एग्रीकल्चर का हकीकत में शक्ल था, दैट वाज सब्सिस्टेंस पे, ये प्रॉफिटरिंग की ओर चला गया। यानी ये इस बजाय कि ये फार्मर्स को उनकी रोज़ी रोटी दे, इस तरफ चला गया कि ये ब्रिटिश को प्रॉफिट देना शुरू करने लगे। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिमेन प्रिमिटिव एंड नो एफर्ट वाज मेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। यानी एक तरफ से ब्रिटिश ने तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन शुरू की, लेकिन दूसरी तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया कि यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो, यहाँ के जो फार्मर्स है वो डेवलप हो। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ कन्वर्टिंग द कॉलोनीज एज ए मार्केट फॉर चीप ब्रिटिश गुड्स रिजल्टेड इन डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री एंड मिलियंस बिकमिंग jobless. All this had a telling effect on the food grain production in the country. With less production and increase in population, prices of food grains rose. यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ का जो एग्रीकल्चर है उसको ख़त्म कर दिया, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जो है छोटे मोटे आर्टिजन्स थे। इससे पहले क्या हुआ करते थे? हाथ से चीज़ें बुना करते थे। अब ब्रिटिश से सस्ता कपड़ा आने लगा। इससे पहले खादी वाला कपड़ा पहना करते थे, अब ब्रिटिश से सस्ता कपड़ा आने लगा। इससे पहले जो है जूता हाथ से बनाया करते थे, अब ब्रिटिश कंपनी से जूता आने लगा। तो दो चीज़ें तबाह होने लगी, एक तो एग्रीकल्चर को इन्होंने ख़राब कर दिया, और दूसरी तरीके से जो छोटे मोटे आर्टिजन्स थे उनको तबाह कर दिया। अब लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन खाने पीने की ज़रूरतें बढ़ गई है। तो क्या चीज़ हुआ? लोग डिमांड कर रहे हैं चीज़ों को, तो जो हर किसी चीज़ का प्राइस था, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स, खाने पीने की चीज़ें जो थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा गया। इसके अलावा जैसे मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया, जो फेलियर ऑफ क्रॉप्स था वो किस वजह से हुआ? क्योंकि इंडिया इज़ ए मानसून कंट्री। किसी साल मानसून हुआ था, अगर नहीं हुआ तो क्रॉप्स फेल होते थे। तो लेकिन घर वालों को तो चलाना था, बच्चों को तो खिलाना था, तो वो मनी लेंडर्स के पास जाया करते थे, और मनी लेंडर्स इनको एक्सप्लॉइट किया करते थे, और वो किस में चले जाते थे? एंड दे स्टार्टेड टू गेट इनटू द डेप्ट। वो बार बार कर्जे में चले जाते थे, और इस तरह चले जाते थे, दे ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ द डेबिट। यानी वो इस तरह फंस जाते थे कि वो उससे कभी वापस ही नहीं आ पाते थे, क्योंकि इनका जो टैक्स सिस्टम का रेट था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के था। इसी तरह से ऑकरेंस ऑफ फ्रीक्वेंट फेमाइन, जैसे मैंने ऊपर पहले ही बताया आपको, जो फेमाइन कमीशंस आए, तो इससे पहले जो है ड्रॉट्स आने लगे, खाने पीने में वबाएं उठने लगे,
क्यों वबा उठने लगा? वबा इसलिए उठने लगा कि लोगों के पास पहले खाने पीने की कुछ चीज़ें नहीं थी, जब बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई, इसके अलावा जो आपकी बेसिक नीड्स है वो भी पूरी नहीं हो रही है, वहाँ से आपका एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस में है, तो ये सब चीज़ें जो है तो वबा उठने लगे। शॉर्टेज और एब्सेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन एब्सेंस ऑफ लैंड to be offered as security was cited as the most important reason for unrest by those commissioners। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो 2 कमीशनर्स इस चीज़ को अब देखने लगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट अब इस चीज़ को देखने लगी। अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनालाइज करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद को एज एन मास्टर कंसिडर करती थी, कि वो कंसिडर करती थी कि हम बड़े लोग हैं, हमारी जो आइडियोलॉजी वो बढ़कर है, लेकिन वहाँ उनका जो हकीकत में अपना मोटिव था दैट वाज एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ से वो इम्प्रूव भी किसी चीज़ को करते थे, वो भी उनका अपना ही मकसद उनमें हुआ करता था। इसी वजह से जब गवर्नमेंट ने, जब डिस्ट्रेस आ गया, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने वॉइसेस उठानी शुरू कर दी, तो उसके बैकड्रॉप में गवर्नमेंट ने कमीशंस बैठाई। तो इन कमीशंस की जो रिकमेंडेशंस थी वो कुछ ऐसी थी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काज है दैट इज़ रूरल क्रेडिट, तो उसके बिना पे जो फेमाइन कमेटी ऑफ 1901, इससे पहले मैंने बताया, और 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ एक्ट पास होता है। जो ये नया एक्ट गवर्नमेंट ने पास किया, इसने अलाउ किया, दे प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर मेकिंग स्मॉल शॉर्ट टर्म लोन्स ऑन ईजी टर्म्स फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। यानी इसने क्या काम किया, इन्होंने बेसिक मुद्दा उठाया कि जो रूरल डेब्ट है, यानी जो ये फॉर्मर कर्जे में डूबा है, इसको कैसे निकाला जाए, क्योंकि मनी लेंडर एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का था। इन्होंने इस चीज़ को रिप्लेस किया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से। इन्होंने कहा इसके बजाय ये इसको पैसा देगा, ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होगा, ये इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, इसका जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होगा, ये लैंड को कॉन्फिस्केट नहीं करेगा, यानी हड़पेगा नहीं ज़मीन को। इसके अलावा इस एक्ट ने दूसरा काम क्या कर दिया, इस एक्ट ने पोस्ट, यानी रजिस्ट्रार, जिस एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दिस द पोस्ट ऑफ रजिस्ट्रार वॉज क्रिएटेड। किस लिए क्रिएट किया गया? ही वॉज रिक्वायर्ड टू टूर द प्रोविंसेस, एक्सप्लेन द सैलेंट फीचर्स ऑफ एक्ट एंड एनकरेज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोसाइटीज़। इसका ये काम था कि लोगों को जागरूक करे और उन्हें बताए कि एक एक्ट है जिसमें आप मनी लेंडर्स के बजाय कोऑपरेटिव सोसाइटी से कर्जा ले सकते हो, ताकि आप इस वहम गुमान में न रहे कल को आपकी ज़मीन चली जाएगी। Cooperative societies were likely any other government scheme whose implementation and success depend on the extent to which the government was serious in implementing the same। देखिए, आपको एक बात लग रही होगी कि गवर्नमेंट ने अच्छा किया, काम किया, एक्ट किया, अब जो है फार्मर्स की परेशानी दूर हो जाएगी। बात तो सही है, लेकिन इस बात पे मुनहसर सक्सेस हर किसी एक्ट की, किसी स्कीम की, किसी पॉलिसी पे इस बात पे नहीं होता कि वो पेपर में कितना अच्छा एक्ट है, उसके कितने साइलिएंट फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन ये इस बात पे होता है कि किस हद तक ऑन द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट वॉज सीरियस इन इम्प्लीमेंटिंग द सेम। यानी गवर्नमेंट ने ये तो लिख लिया, ये किस हद तक गवर्नमेंट सीरियस है इस मामले में, और उसका जवाब आपको शायद खुद पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को खाली इस बात से कोई मतलब नहीं था, वो अपने प्रॉफिटरिंग मीन्स को देख रहे थे। दो इट वाज ए पॉजिटिव स्टेप कि जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक्ट पास हो गया, लेकिन इसका जो इंटेंट गवर्नमेंट का था वो उतना ज़्यादा शिद्दत वाला नहीं था, इसलिए इसने ज़्यादा बेहतरीन आउटपुट्स हासिल नहीं किए। हालांकि कोऑपरेटिव मूवमेंट की अगर हम आगे भी देखेंगे, जो फ्रीडम स्ट्रगल चलती रही, आपको पता है हमारा स्वदेशी मूवमेंट 1905 में होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई कि इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, तो उन गवर्नमेंट्स ने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इन्वॉल्व करने लगा। नेशनलिस्ट्स टुक एक्टिव पार्ट इन मैटर्स कनेक्टेड विद द कोऑपरेटिव्स। अब जो कोऑपरेटिव्स में नए नए मुद्दे आने लगे, तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे इन्होंने इन मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज इट्स फ्यूडल कैरेक्टर विथ रिजिड कास्ट सिस्टम। जैसा कि आपको पता है इंडिया में फ्यूडल कैरेक्टर था, यानी फ्यूडल लैंड लॉर्ड सिस्टम था, उसके ऊपर नीचे कोई और था, उसके बाद और कोई था, नीचे फार्मर था। इसके अलावा सोसाइटी में भी हायरार्की थी, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज, ये जो, फिर उसके बाद सब जातीज़ थी, जातीज़ में जातीज़ थी। तो स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का था वो फ्यूडल था और इसके अलावा कास्ट सिस्टम था।
cooperative societies were meant for those who were poor and invariably either from the lower caste or were Muslims. कोऑपरेटिव सोसाइटी का मकसद ही था कि वो डाउन ट्रोडन्स को मकसद ये करे. रिजिड कास्ट सिस्टम हैड सच एन इफेक्ट ऑन देम दैट दे हैड लिटिल फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन देमसेल्व्स. सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ गवर्नमेंट वेर ऑफन एलियन कॉन्सेप्ट्स टू देम. फॉर जनरेशंस दे हैड डिपेंड अपॉन द अपर कास्ट फॉर गाइडेंस एंड हेल्प. यानी देखिए, पहले सोसाइटी का स्ट्रक्चर फ्यूडल था. जब आप कई सदियों से आपके दादा परदादा और आप इस स्ट्रक्चर को दिमाग में अपनाए हो कि हम शूद्रा है, हम ब्राह्मण है, हम वेशाज है, तो ये कॉन्सेप्ट भी चेंज करने में लोगों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा. वो लोग समझा करते थे हम पीजेंट है तो हम पीजेंट ही रहेंगे, हम कोई बड़ा आदमी वो बड़ा आदमी ही रहेगा. और इस आइडियोलॉजी को, बिकॉज उनका जो ये कॉन्सेप्ट था ना सेल्फ रिलायंस का, कि हम अपने बलबूते पे काम शुरू करें, या सेल्फ गवर्नमेंट का जो स्वदेश मूवमेंट ने बताया, इट वाज एन एलियन कॉन्सेप्ट टू देम. इससे पहले ये बात उन्होंने सुनी नहीं थी, क्योंकि कास्ट सिस्टम फ्यूडल स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा सोसाइटी में भरा पड़ा हुआ था कि इस बात से उन्हें कोई ही मतलब नहीं था. एंड फॉर जनरेशंस दे हैड डिपेंडेड अपॉन द अपर कास्ट, जैसे मैंने बताया, फॉर गाइडेंस एंड हेल्प. अंडर सच अ सोशल सेट it was essential that someone take up the guardian's role, and this account for the protective and paternalistic control exercised by the officials while launching the movement in India. और यहाँ पे क्या बात हम बता रहे हैं कि जो अब रोल था वो खाली ये नहीं था कि गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर लिया, चलो भाई हो गया काम. नहीं, गवर्नमेंट ने तो एक्ट काम पास कर लिया, अब वो लोग जो गवर्नमेंट को समझाए, लोगों को समझाए कि देखो भाई ये ज़रूरी नहीं है कि जिस सोसाइटी में तुम भले पड़े हो वहाँ एक कास्ट स्ट्रक्चर है, आप हमेशा ही ऐसे रहो. और यहाँ पे काम आया उन ऑफिशियल्स का जिन्होंने लोगों तक ये बात पहुँचाई. अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव एक स्टडी करेंगे, यानी जो हमारा जो कोऑपरेटिव मूवमेंट थी बिफोर 1947, सी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट इंडिया में थी, व्हाट वाज द रिजल्ट? इट वॉज एक्चुअली ए फॉल आउट ऑफ पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. यानी ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी एक्सप्लॉयटेशन की, उसी की एक अलग सी पॉलिसी थी. और आपको पता है इंटेंट गवर्नमेंट का अच्छा नहीं था, तो ये उस हद तक सक्सेस हासिल नहीं कर पाई. और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या हुआ, देयर वर लार्ज नंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल ओवर द कंट्री विथ मेंबरशिप रनिंग इनटू थाउजेंड्स. येट द मूवमेंट वाज बेनिफिट ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट. ऐसा नहीं था कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट थी 1947 तक तो काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ बन गई, लेकिन जो हकीकत में वो जज्बा कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्पिरिट था, वो स्पिरिट क्या था? सर्विस टू इट्स मेंबर्स, सर्विस टू द डाउन ट्रोडन. लेकिन वो हकीकत में पूरा नहीं हो पाया. People were extremely poor and had almost no education and little faith and understanding of the true nature of cooperative principles constituted the cooperative scenario of the country. अब at the time independence क्या था कि no doubt कि एक्ट्स पास हो गए, no doubt कि कमीशंस बैठ गए, no doubt कि जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो प्रॉब्लम्स थे वो नेशनलिस्ट फोरम पे लाए. लेकिन फिर भी जो सिनेरियो ये था कि लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब थे, और इतने गरीब थे कि दे हार्डली हैड समथिंग टू ईट. यानी जो आम शख्स था, एक आम फैमिली था, ही इवन डिड नॉट हैव अ 2 स्क्वायर मील्स फॉर देयर फैमिली, बिकॉज एक एक्सप्लॉयटेशन का काफ़ी ज़्यादा मुद्दत चला गया था और गवर्नमेंट ने कोई ख़ास किस्म का अप्रोच हासिल नहीं किया. This was the structure of cooperative societies before 1947. यानी cooperative societies इवॉल्व हो गई. कैसे इवॉल्व हो गई? क्योंकि यहाँ पे रूरल इंडेप्टनेस को इन्होंने रूरल इंडेप्टनेस को दूर करने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट लाई ताकि क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाई जाए. लेकिन धीरे धीरे करके उसमें दूसरी चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट होती गई, मगर हकीकत में जो स्पिरिट थी कोऑपरेटिव मूवमेंट की वो पूरी नहीं हो पाई. क्योंकि रूरल इंडेप्टनेस काज था, तो हमने थोड़ा सा आज डिटेल में पढ़ा कि क्या रूरल इंडेप्टनेस की वजह थी. उसमें हमने देखा द फर्स्ट रीज़न वाज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सप्लॉयटेशन की थ्रू टैक्सेशन. इसके बाद लैंडलॉर्ड्स की जो मनी लैंडर्स थे वो पैसे दिया करते थे. तीसरा बात ये था कि इन्होंने प्लांटेशन करवाई. इनको स्पेसिफिक क्रॉप चाहिए था ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी इंडस्ट्रीज़ की नीड्स ब्रिटेन में पूरी हो जाए. Now the second part of history of cooperative movement or cooperative societies in India is जो after independence यानी आज़ादी के बाद cooperative movement किस तरह से इंडिया में ग्रो हो गई. See, with the independence a different and a new form of government came to rule. आज़ादी के बाद यहाँ पे अपने लोग रूल करने के लिए आए. इट वॉज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल,
बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी एक डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अपने लोगों को रूल करने के लिए आई। The new government consisted of those luminaries who had struggled hard for the liberation of the country politically as well as economically। जैसे कि हमें पता है कि आज़ादी के लिए जिस जद्दोजहद से फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल की थी, ये वही लोग थे जो अब हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे। यानी द स्पिरिट जो इनमें था कंट्री को गवर्न करने का था, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के था। चाहे वो कोई भी पार्ट था, चाहे वो कोई भी पॉलिसी थी, वो कोई भी स्कीम थी जो लोगों को बढ़ावा दे सके, जो लोगों की इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस को इम्प्रूव कर सके, वो उसमें गवर्नमेंट ने बढ़ा चढ़ा के पार्ट लेना शुरू कर दिया। सी गाइस, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया, इसमें आपने एक चीज़ नोट्स की होगी कि हमने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पढ़ा, बट हम एक क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं। यू माइट आस्क ए क्वेश्चन कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम का एक पार्ट है इंटरव्यू भी। अगर इंटरव्यू में बस ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि क्या रीज़न था इंडिपेंडेंस से पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंडिया में नहीं अच्छे से काम कर पाई और अभी के वक्त कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस तरह से इवॉल्व होती गई, तो हम किसी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने पूरे सिलेबस को ब्रेकअप करने की कोशिश की है। हमने सिलेबस को हेडिंग्स एंड देन सब हेडिंग्स में डिवाइड किया। उसी का एक पार्ट हमने जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया पढ़ा। देन इनफैक्ट जो मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स कोऑपरेटिव मूवमेंट पे दिए जाते हैं वो शुरू किए जाते हैं लेजिस्लेशन से, यानी 1904 में एक्ट पास हो गया, उसके बाद बाकी एक्ट्स पास हो गए। देन दे स्टार्टेड टू मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कोऑपरेटिव मूवमेंट फ्रॉम लेजिस्लेटिव पर्सपेक्टिव। लेकिन मैंने सोचा कि हम इस एक्ट को आपके साथ इस तरह डिस्कस करें ताकि आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में मिल जाए। ओके, नाउ देखो, अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ बेस्ड ऑन 5 ईयर प्लान एंड मिक्सड इकोनॉमी। जैसे आपको पता है कि जो ही इंडिया आज़ाद हुआ, देन गवर्नमेंट स्टार्टेड द 5 ईयर प्लान, और पहला 5 ईयर प्लान जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया उसका फोकस ही एग्रीकल्चर था। और चूंकि रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ डील ही करती थी एग्रीकल्चर के साथ, अभी तक हमारा जो मेजर फोकस था वो एग्रीकल्चर ही था, तो ओब्वियसली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बढ़ावा मिल गया। Cooperatives therefore occupied a significant place in the 5-year plans of the country, and every plan from the first till today had accorded priority to this sector, recognizing the need for the upliftment of the poor section of society। जैसा कि मैंने कहा कि पहले 5 ईयर प्लान से लेके अभी तक गवर्नमेंट ने कंटिन्यूसली क्या काम किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश की। किस हद तक कामयाब रही, किस हद तक नहीं रही, वो हमारा अलग टॉपिक है। पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को उठाएंगे कि इंडिपेंडेंस के बाद कंटिन्यूसली एक ट्रेंड चलती गई, बढ़ावा मिलता गया। किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। आप देख सकते हैं कि हर किसी स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन बन गया, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाज द मेन फंक्शनरी। बहुत सारी पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लाए गए। किस वजह से? ताकि हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा दें। जब हम आगे देखेंगे, देयर आर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट भी पास हुआ। इवन कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी, यानी गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को एक विलेज लेवल से लेके उठा के स्टेट लेवल और फिर इंटर स्टेट लेवल पे लाया। न्यू लॉज एंड रूल्स were enacted and supportive infrastructures were created for the purpose of registration, supervision, inspection of cooperative societies. In other words, for close monitoring of the development of cooperative societies within the state. In search of cooperative identity, a floodgate was opened following the formation of cooperative societies। यानी गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के इसको काम करवाना चाहा कि काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा मिला। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और रिकॉग्नाइज़ किया, जिसकी वजह से मशरूमिंग यानी बढ़ावा काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऑल ओवर द कंट्री। द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंजॉयड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग एंड एसेंशियल कंज्यूमर आर्टिकल्स एक्स्ट्रा। तो क्या काम हुआ? गवर्नमेंट ने खाली इनको सपोर्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने और भी चीज़ें की। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोऑपरेटिव एक छोटा मोटा बिजनेस स्टेबल करना चाहती है, अब इस बिज़नेस के लिए लाइसेंस चाहिए, इस बिज़नेस के लिए जो है इनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इनको वाटर सप्लाई चाहिए, इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस चाहिए। तो जो ही गवर्नमेंट को पता चला कि दैट दिस इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इन्होंने बढ़ा चढ़ा के इनको काम किया, इनकी सारी लाइसेंस स्ट्रक्चर को कम किया ताकि बढ़ावा मिले। यही तो वजह है, अगर आप लोगों ने सुना होगा जो अमूल है,
अमूल, इट्स बेसिकली अ कोऑपरेटिव, आज सक्सेसफुल, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इन द इंडिया। अमूल क्या है? इट एक्चुअली स्टार्टेड एज एन कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट ने बढ़ाया और अभी लाखों लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है अमूल में एज एन मेंबर्स काम करते हैं। With cooperation becoming instrument of state planning process, it became prerogative of the government to decide the area of operation of cooperative societies। यानी अब चूंकि कॉपरेशन का जो काम है ज़्यादा बढ़ता गया, तो मैंने आपको बताया कि देन गवर्नमेंट विल, अब इसके बाद गवर्नमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी एक्ट लाएगी, जो हम आगे वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे जब हम लेजिस्लेशन पढ़ेंगे। कुल मिला के हम बात ये कहेंगे, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मशरूम होने लगी और मशरूम होते होते इनका काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। पर्टिकुलरली हमारा जो LPG रिफॉर्म्स था, जो हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 के जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी मिला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को और कुछ नुकसान भी हो गया। उसको हम आगे जाके कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ली होगी इस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, तो कोऑपरेटिव प्रेजेंट्स एन अल्टरनेटिव वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट वैल्यू ऑफ कैरिंग एंड शेयरिंग, डेमोक्रेसी एंड पार्टिसिपेशन डू इंडीड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड देयर बाय फॉर द सोसाइटी एज ए होल। जैसे कि आपने देखा है, जब हम एक डाउन ट्रोडन शख्स को मदद कर लेते हैं, हकीकत में हम किसको मदद करते हैं? वी स्टार्टेड टू हेल्प आवर नेशन, बिकॉज दिस इज़ द पर्सन हु मेक्स द नेशन। जब हमारा किसान, हमारा फार्मर ही एक्सप्लॉइट हो रहा था, तो ऊपर बैठा कोई भी शख्स कैसे एक कंट्री को सक्सेसफुली लीड कर सकता था। हालांकि जो अब 1947 के बाद, आज़ादी के बाद कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाए गए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को बढ़ावा देने के लिए। हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे कि लेजिस्लेशंस आती गई, बहुत सारी कमेटीज़ आई गई। आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का परफेक्शन हमने अभी तक हासिल नहीं किया। देयर इज़ अ लॉट विच नीड्स टू बी डन। मगर अगर हम एक कंपेरेटिव एनालिसिस डालेंगे प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, हम देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के काम किया। वाई? बिकॉज इट्स हेल्पिंग ओन पीपल। नाउ द गवर्नमेंट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये कोई जो है कॉलोनियल रूल नहीं है। इसके बरक्स जो ब्रिटिश ने यहाँ पे एग्रीकल्चर को तबाह किया था, यहाँ की आर्टिजन्स को तबाह किया था। नाउ एक रिवाइवल का फेज़ चला 1947 के बाद, जो आज के टिल डेट तक चलता आ रहा है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस वीडियो एक्चुअली वाज टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग ए बिट वाइडन, ताकि आप हर किसी क्वेश्चन को आंसर कर पाओ इंटरव्यू में। अगर वो आपसे पूछे, आपको पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव मूवमेंट क्यों इंडिया में आई, क्या इसके रीजंस थे, स्ट्रक्चर सोसाइटी का क्या था, और इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या 5 ईयर प्लान में इनकॉर्पोरेट होते गए। देन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बननी जा रही है और सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी बन गई, जो हमारे पास एग्जाम्पल अभी अवेलेबल है। ओके, होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।